अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। शिद्दत तिश्नगी इश्कम के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आएगा। सुरैया ने नूर फातिमा को अनीस के कमरे में बेड पर बिठाकर खुद चली गई। सुर्ख जोड़े में सजी संवरी खुद को अनीस का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। शाम ढल चुकी थी और रात के साए पड़ रहे थे। आसमान ने भी काली चादर ओढ़ ली थी। वैसे ही नूर फातिमा के दिल पर काले बादलों ने डेरा जमाया हुआ था। ऐसा नहीं था कि नूर फातिमा दिलो जान से अपने मिजाजी खुदा का इंतजार करे थी। वो यहाँ पर भी एक रस्म और रिवायत निभा रही, चाहे इसके लिए उसे सुबह तक ही जागना क्यों ना पड़े। एक गहरी सांस लेते नूर फातिमा ने घड़ी की तरफ देखा था, जहां अब रात के 3 बज रहे थे और इस नाजुक जान को अपनी कमर टूटती महसूस हो रही थी। एक सरदाह भरकर वो बेड से उठी थी। अब उसे अनीस के आने का या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपना भारी लहंगा उठाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। दूसरी जानिब अनीस घर के लॉन में कुर्सी पर बैठे, हाथ में सिगरेट लगाए सुलगाए सब कुछ भूल कर खुद को नूर फातिमा के सुपर्द करने के लिए जहनी तौर पर खुद को तैयार कर रहा था। तो उसके लिए इंतहाई मुश्किल था, सब सच जानते हुए भी इसकी मोहब्बत, आपका इश्क किसी और के लिए तड़प रहा था। उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना इतना आसान नहीं होता। हाथ में पकड़ी सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए आधी जली सिगरेट को अपने पांव तले मसलते वो उठ खड़ा हुआ था। आज इतने अरसे के बाद इसने सिगरेट को अपने होंठों से लगाया था। उसे वो वक्त याद आ गया जब अपनी खाला के जरिए उसे पता चला था कि नूर फातिमा को सिगरेट धुएं से एलर्जी है। इस दिन के बाद अनीस ने अपने ऊपर सिगरेट को हराम कर लिया था। नूर फातिमा शादी का जोड़ा उतार कर हल्के आसमानी रंग का जोड़ा पहने आकर बेड पर लेट गई थी। सोचो के समंदर में वो अब भी मीरसाल पाशा के नाम का किनारा ढूंढ रही, जब उसे कदमों की चाप सुनाई दी थी। हर जज्बात से यारी इस वजूद पर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो चाहकर भी अनीस को मुकाम नहीं दे पा रही थी जो इसका हक था। अनीस जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजर बेड पर आंखें बंद किए लेटी नूर फातिमा पर पड़ी थी। नूर फातिमा को सोते देखकर अनीस ने गहरा सांस खारिज किया था। वो नूर फातिमा को सोते देखकर कुछ रिलैक्स हुआ था। वो उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दर्द को नहीं देख सकता था, लेकिन इसकी खुश फहमी थी। वो ये भूल गया था कि मोहब्बत जिसे डस ले, इस पर कोई भी जज्बात असर नहीं करते। ड्रेसिंग टेबल के पास आते अनीस ने घड़ी और वॉलेट टेबल पर रखते हुए चेंज करने चला गया था। शमीत साहब, आज आपकी मुलाकात शहरोज साहब से है 10 बजे। नाश्ता करते और आज शमीत के खास बंदे तनवीर ने उसे इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अभी तो 9 बजे है, थोड़ी देर तक निकलते हैं। राव शमीत ने चाय का आखिरी सिप लेते हुए अपने मोबाइल से किसी को मैसेज सेंड किया था, जिसके कुछ सेकंड बाद ही इस नंबर से कॉल आने लग गए थे। जी, एसएचओ साहब कैसे हैं? सोचा आपका हाल चाल पूछ ले। राव शमीत ने बड़े मुखलिसाना अंदाज में बात का आगाज किया था, और दूसरी जानिब जवाब मिलने पर शमीत के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। जी जी बिल्कुल, मैंने इसलिए तो कॉल की है, वो जिस जमीन के टुकड़े पर आप होटल बनाने का सोच रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आपको वो गिफ्ट कर दूं। आखिर आज आप मेरा इतना बड़ा काम जो करने वाले हैं। राव शमीत की बात सुनकर दूसरी तरफ एसएचओ साहब का कहका बुलंद हुआ था, जो फोन से बाहर तक सुनाई दे रहा था। शमीत ने बुरा सा मुंह बनाते फोन अपने कान से पीछे किया। चलें फिर 1 घंटे बाद होती है मुलाकात, राव शमीत ने कहते हुए कॉल काट दी थी। सबके सब मगन मचे यहाँ। राव शमीत कहते हुए कुर्सी से उठ गया था और अपने प्लान के आखिरी मराहल को पूरा करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे से कुछ पेपर्स और फाइल लेके निकला था। तनवीर, गाड़ी निकालो। राव शमीत की बात सुनते ही तनवीर के कदम बाहर पोर्च की तरफ बढ़ गए थे। मुझे उम्मीद है बड़े भाई कि आप मेरी बात मान जाएंगे, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे अफसोस होगा कि मैंने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और आपसे मुझे मोहब्बत तो नहीं, हाँ अलबत्ता जंग ज़रूर है, और जंग में जीत मैं ही जीतने वाला हूँ। राव शमीत ने दीवार पर लगे अपनी फैमिली फोटो को देखते कहा था, जिसमें राव शहरोज चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ा था। आए आए शमीत साहब, आपका ही इंतजार था। राव शमीत जैसे एसएचओ साहब के कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही एसएचओ के साथ राव शहरोज बैठे देखकर वो एक पल के लिए चौंका था। शहरोज साहब कमरे में बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों की मुलाकात क्यों ना आज अपने ऑफिस में करवा ली जाए। आप दोनों बातें करें, मैं जरा राउंड लेकर आता। एसएचओ और राव शहरोज को शमीत को शहरोज के पास छोड़कर चला गया। अरे भाई, इतनी भी क्या नाराजगी कि आपने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। राव शमीत ने अपने हाथ में पकड़ा बैग टेबल पर रखते हुए कुर्सी पर टांग पटांग रखते राव शहरोज की तरफ देखा था। जो बात करने है वो करो। राव शहरोज का उखड़ा लहजा देखकर शमीत दांत पीस कर रह गया। ठीक है, तो फिर पॉइंट पर आते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपको पता है कि मुझे पता चल चुका है कि आप मेरे खिलाफ सबूत ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा मत करें। इसमें आपका और मेरा नुकसान होगा। इलेक्शन सर पर है, इस तरह की बातें पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। राव शमीत का जहां लहजा नॉर्मल था, वहीं राव शहरोज पर इसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। ऐसी बात है तो तुमने मुझे जेल क्यों भेजा? वो भी नाज के कत्ल के इल्जाम है। पाशा की गाड़ी का एक्सीडेंट को एक अलग बात है, लेकिन तुमने नाज के कत्ल के इल्जाम भी मुझ पर लगवा दिए, जिसमें मेरा 1% भी हाथ नहीं है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता था? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? राव शहरोज ने टेबल पर हाथ रखते कदरे ऊंची आवाज में कहा था, लेकिन सामने बैठे वजूद पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ था। ये सब आपकी भलाई के लिए, बड़े भाई। शमीत का पुरसुकून लहजा शहरोज को और गुस्सा दिला गया था।
ठीक कहा तुमने। अब मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए ही सब करूंगा, समझे? राव शहरोज के जवाब पर शमीत उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आपने जो करना है करे, मैं तो बस समझा ही सकता था आपको। कोट के बटन को बंद करते राव शमीत ने टेबल से बैग उठाया था। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा शमीत इसी जेल में, फिर दोनों मिलकर शतरंज खेलेंगे। राव शहरोज की बात पर शमीत ने अपनी हंसी दबाई थी। आपका हुक्म सर आंखों पर, बड़े भाई। चलें फिर एक बार गले मिलने, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई। अब पता नहीं कौन कहाँ बैठकर शतरंज खेलेगा, ये तो किसी को नहीं मालूम, तो एक मोहब्बत भरा अलविदा तो होना चाहिए ना। राव शमीत की बात सुनकर शहरोज ने नफरत भरी निगाह पर डालते मुंह फेर लिया था, और साथ ही दरवाजा खोलते एसएचओ साहब अंदर दाखिल हुआ। हो गई मुलाकात शमीत साहब? एसएचओ साहब ने कुर्सी पर बैठते कहा। हाँ जी, हो गई, बहुत अच्छे से, अब आगे आपका काम है, और जैसे मेरे भाई कहें वैसा ही करिएगा। राव शमीद ने एक आंख दबाते कहा और कमरे से बाहर आ गया। शहरोज साहब, आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई परेशानी बाकी नहीं रहेगी। एसएचओ की बातों पर जहां राव शहरोज मुस्कुरा दिया, वहीं एसएचओ के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट आ गई थी। ले गरम गरम चाय पिया। एसएचओ ने चाय का एक कप शहरोज की तरफ किया। दोनों ही एक रास्ते के मुसाफिर थे, फर्क कितना था कि एक कानून को बेचने का सौदा करता, तो दूसरा कानून खरीदने का। सुबह की किरणें फूट रही थी, रात का छाया सोगवार नशा अब उतरने लगा था। नूर फातिमा ने करवट लेते हुए जैसे आंखें खोली। उसे कुछ वक्त लगा था इस हकीकत को तस्लीम करने में कि वो आज की सुबह अपने कमरे, अपने गांव में नहीं थी। घबराहट से उठते हुए नूर फातिमा ने अपने बाईं बेड पर नजर डाली, जहां बिस्तर पर पड़ी सलवटें इस बात की तस्दीक कर रही थी कि वो रात को आया था। यही सब देखते हुए नूर फातिमा के पास रखे दुपट्टे को जल्दी से सर पर लिया था। साथ ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और सुरैया अंदर दाखिल हुई थी। बीवी जी, आप उठ गई? नाश्ता नीचे करेंगे या मैं ऊपर ले आऊं? सुरैया अपनी रवानी में बोलते हुए कमरे में सफाई का काम जारी रखा हुआ था। मैं इतनी देर तक सोती रही। अपने भारी सर को पकड़े नूर फातिमा के मुंह से बेख्तियार निकला था। बीबी जी, साहब जी ने कहा था कि आपको ना उठो, वो तो नाश्ता करके अस्पताल चले गए हैं। सुरैया के मुंह से अनीस का सुनकर नूर फातिमा को कुछ हौसला मिला था कि वो घर पर नहीं है। मैं नीचे ही नाश्ता करूंगी, ये कहते हुए नूर फातिमा बेड से उठते हुए अपने वॉशरूम की तरफ चली गई। बाबा जान दरवाजा खोले। तहमीना बेगम शहर जाने से पहले अपने बाबा जान से मिलना चाहती थी, जो खुद को अपने कमरे में बंद करके अपनी हार पर मातम कर रहे। मीर अरसाल पाशा के निकाह की खबर इस तक पहुंच गई थी। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी उस निकाह को नहीं रोक सका। बाबा जान, मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन आपने ही तो हमें समझाया हुआ है कि अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो मेरे अरसाल की खुशी इसी में थी। तहमीना बेगम के लहजे में अफसुर्दगी थी। एक तरफ इसकी औलाद और इसकी खुशियां थी, तो दूसरी तरफ भी इसके प्यारे से जान से प्यारे बाबा जान थे, जिन्होंने इसका हर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। बंद दरवाजे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया था और ना ही आना था। अंदर बैठे सरदार मीर अकबर के जज्बात पर इसकी अना हावी हो चुके थे। तहमीना बेगम मायूसी ली अब वहां से चली गई थी। आज की सुबह यशला के लिए एक अलग खुशी का पैगाम लेकर आई। नींद से बेदार होते हुए उसने अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, अपने ऊपर किसी की नजरें मुसलसल महसूस करते हुए चौंक गई थी। उठ गई आप? अरजाल पाशा एक हाथ सर के नीचे रखे, दूसरे हाथ से यशला शाह के चेहरे पर आए बालों को नरमी से पीछे कर रहा था। आप कब आए? यशला फौरन उठकर बैठ गई थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, वो मुश्किल से अरजाल पाशा से नजरें मिला पा रही थी। रात को ही आ गए थे, लेकिन आप शायद सो गए थे, इसलिए उठना मुनासिब नहीं समझा। अरजाल पाशा कहते हुए यशला के माथे पर बोसा लिया था और बेड से उठ गया था। आप फ्रेश हो जाए, हमें शहर के लिए निकलना है, बहुत अधूरे काम पूरे करने हैं। अरजाल पाशा कहते हुए कमरे से बाहर चला गया था और वहां रुककर यशला को मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। ये रिश्ता, ये नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उसे वक्त देना चाहता था, और यशला वहीं बेड पर शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ बैठे थे। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी अब अरजाल पाशा के साथ जुड़ चुकी थी। उसे जिंदगी ने पहली बार एक पुरसुकून सुबह अता की थी, जिसमें कोई परेशानी, कोई बेसुकूनी नहीं थी। हर तरफ अरजाल पाशा की मोहब्बत की खुशबू और उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। अरजाल पाशा के साथ सब शहर के लिए निकल गए थे। तहमीना बेगम मीर मुराद के साथ गाड़ी में आ रही थी, जैसे जावेद ड्राइव कर रहा था, और दूसरी गाड़ी में अरसाल पाशा यशला के साथ। कौन से काम हैं आपके जो आपने पूरे करने हैं? यशला ने चेहरा अरसाल पाशा की तरफ देखते हुए पूछा। बता दो, अरसाल पाशा ने नजरें सामने रखते ही कहा। हाँ बताए ना, मुझे आफ्टर ऑल आपकी बीवी हुआ और मुझे सब पता होना चाहिए। यशला ने थोड़ी गर्दन उठाकर कहा। रियली सोच ले, फिर यह ना हो कि आप शर्म से नजरें ही ना मिला पाए, जैसे सुबह नहीं मिला पा रही थी। अरसाल पाशा ने मुस्कुराते यशला को देखकर दाएं आंख दबाई थी, जिस पर यशला की आंखें फैल गई थी। आप बहुत बुरे हैं। यशला बुरा सा मुंह बनाकर सीधी होकर बैठ गई थी और अरसाल पाशा का बुलंद कहका गाड़ी में गूंज रहा था। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसके मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो गई थी। कॉल को स्पीकर पर डालते हुए कॉल अटेंड की। हाँ करीम, बोलो क्या बात है? अपने ऑफिस के मैनेजर से बात करते हुए अरसाल पाशा के चेहरे पर इंतहा की संजीदगी आ गई थी। अरसाल साहब, क्या आपने आज की न्यूज़ नहीं सुनी टीवी पर? करीम के कहने पर अरसाल पाशा ने यशला की तरफ देखा था, जो वो भी हैरत से देख रही थी। नहीं, मैं आज नहीं देख सका, मैं शहर के लिए निकला हूँ। क्यों, खैरियत थी? अरसाल पाशा ने अब गाड़ी की रफ्तार कम कर दी थी।
ارزال صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم سب کو پتہ چلا ہے کہ جیل میں راؤ شہروز کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ اسپتال جانے سے پہلے ان کی موت ہو گئی تھی۔ کریم کے منہ سے یہ خبر سن کر جہاں یشلا کو شوق لگا تھا، وہیں ارسال پاشا نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی یشلا کا سیدھا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ وہ تو یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ راؤ شہروز کی موت ہو گئی تھی۔ اوکے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ارسال پاشا نے یشلا کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر کال کاٹ دی تھی۔ ارزال کی گاڑی روکتے ہی پہلے جاوید کی گاڑی نے بھی بریک لگائی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی؟ انسان نے اب قیامت تک زندہ تو نہیں رہنا۔ جس کی موت جیسے لکھی ہوتی ویسے ہی آنی ہوتی، اس لیے خود کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ کو اس حالت میں ماچی نے دیکھ لیا تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ارزال پاشا نے ہر ممکن کوشش سے یشلا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یشلا کے لیے خبر کتنی اذیت ناک ہوگی۔ ایک عرصہ یشلا نے راؤ شمیت اور شہروز کے ساتھ کام کیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، آپ بے فکر ہیں؟ یشلا مختصر سے جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ ارزال پاشا نے بھی دوبارہ کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ارزال کی گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی جاوید نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ سب بالآخر گھر اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ سارے راستے یشلا خاموش رہی تھی اور نہ ہی ارزال پاشا نے اس کی خاموشی توڑی تھی۔ یہ سفر تو تھکا دیتا ہے، تہمینہ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ بس ببو جی، اب آپ آرام کریں گی، بہو تو آپ کی آ گئی ہے۔ خدمت کروائے گا؟ میر مراد نے تہمینہ بیگم کی طرف آتے ہوئے یشلا کو دیکھ کر کہا۔ میں بھلا اپنی بیٹی سے کام کیوں کرواؤں گی؟ تہمینہ بیگم نے یشلا کو پیار سے گلے لگایا۔ جس پر یشلا نے ایک پرسکون سانس لیا تھا، وہ تہمینہ بیگم کی موجودگی میں ہر وقت ہی اسے اپنی ماں جیسا احساس محسوس ہوتا تھا۔ چلو اب اندر چلتے ہیں، ارزال پاشا نے آ کر کہا اور سب گھر کے اندر چلے گئے تھے۔ بوا جی، آپ گھر کے اندر آتے ہی یشلا اپنے سامنے بوا کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سارے رستے کی افسردگی 1 منٹ میں کہیں کھو گئی تھی۔ بس اس بوڑھی کو گرا دو گی کیا؟ بوا نے آنکھوں میں نمی لی، یشلا کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور ساتھ ہی یشلا نے ارزال پاشا کی طرف دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے یشلا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ارسال پاشا نے ایک مسکراہٹ یشلا کی طرف اچھالتے ہوئے اس کے شکریہ کو قبول کیا تھا جو وہ اپنی آنکھوں سے ارسال پاشا کو کر رہی تھی۔ نازیہ باقی ملازمین کے ساتھ ان سب کا سامان لے کر ان کے کمروں میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سب نے مل کر چائے پی تھی اور یشلا کی باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی باتوں سے نہ صرف بوا جی مسکرا کر جواب دے رہی تھی، ساتھ تہمینہ بیگم کو بھی ان سب کو دیکھ کر اپنی فیملی مکمل ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ چلو اب ٹھیک سے آرام کر لو، سفر سے تھکے ہوئے آپ سب، اور تم بھی یشلا، دیکھو کتنی کمزور ہو گئی۔ بوا جی کی اب وہی باتیں سٹارٹ ہو گئی تھی جن سے وہ ہمیشہ بچتی تھی۔ ٹھیک ہے بوا جی، میں سونے جا رہی ہوں۔ یشلا نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ یشلا کے جاتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے غرض سے چلے گئے تھے اور بوا رات کے کھانے کا انتظام کرنے نازیہ کے ساتھ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ارزال پاشا بیڈ پر ٹیک لگائے ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا جب یشلا کپڑے چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے اس کی نظریں بار بار بھٹک کر ارسال پاشا پر ٹک جاتی تھی۔ وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اللہ نے اسے ارسال پاشا کی صورت میں اس کی ساری زندگی کی خوشیاں عطا کی تھی۔ ویسے آپ نے اچھا کیا بوا جی کو لے آئے، مجھے ان کی فکر ہو رہی تھی اور ویسے بھی مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ یشلا نے بات کرتے ہوئے ایک نظر موبائل پر مصروف ارسال پاشا کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے بوا جی کو نہیں لے کر آیا، ماں جی کے لیے لے کر آیا، انہیں عادت نہیں اکیلے رہنے کی۔ ارسال پاشا نے نظریں موبائل پر ہی رکھے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میرے یہاں ہونے سے بھی وہ اکیلی کیسے محسوس کر سکتی ہے؟ یشلا نے فوراً پلٹ کر جواب دیا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے اپنی ناسمجھ بیوی کا پتہ ہے، وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی ہے، اور ماں جی تو ویسے بھی دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے، تو بوا جی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ارسال پاشا نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے بازو سمیٹنے سینے پر باندھتے ہوئے یشلا کی طرف دیکھا تھا۔ آپ وہ بات کو چھوڑیں کہ نہیں کیا؟ بس ہو گئی غلطی، اب کتنی بار کہوں؟ یشلا نے برا سا منہ بنایا۔ غلطی تو غلطی ہوتی ہے بیگم، اب چھوٹی ہو یا بڑی۔ ارسال پاشا اپنی مسکراہٹ دبائے یشلا کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ماں جی سے آپ کی شکایت کروں گی۔ یشلا سے جب کچھ نہ بن پایا تو اس نے تہمینہ بیگم کا سہارا لیتے ارزال کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ریئلی یہ تو مجھے پتا نہیں تھا، ویسے بتا دوں وہ میری ماں جی، مجھے اچھے سے جانتی ہے، آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں کر لیں، وہ ہمیشہ میرا ہی ساتھ دیں گے۔ ارسال پاشا نے بڑے پرسکون انداز میں اپنی اہمیت یشلا کو بتائی تھی، جسے سنتے ہی یشلا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس سے پہلے یشلا کچھ بولتی دروازے پر دستک کے ساتھ ہی تہمینہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ تہمینہ بیگم کو دیکھتے جہاں ارسال پاشا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، وہ یشلا کے دماغ نے فوراً کچھ کلک کیا اور ارسال پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ دبائی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ دراصل میں کچھ کہنے آئی تھی، تہمینہ بیگم کہتے ہوئے یشلا کی طرف مڑی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ تہمینہ بیگم اپنی بات وہیں چھوڑتے یشلا کی طرف مڑی اور ارسال پاشا جو اپنی ماں کی بات بڑی توجہ سے سننے کے لیے کھڑا تھا، اس کی نظر بھی یشلا کی طرف گئی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ٹھیک کھڑی تھی اور اب تہمینہ بیگم کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ کیا ہے میری بچی، ایسے کیوں رو رہی؟ ارسال نے کچھ کہا ہے؟ تہمینہ بیگم کے یہ کہنے کی دیر تھی یشلا نے فل سپیڈ میں اسبات میں سر ہلایا تھا
اور یشلا کی اس حرکت کو دیکھ کر ارسال پاشا کا بے اختیار ہاتھ اپنی داڑھی پر گیا تھا۔ اس نے یشلا کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارسال تم نے کیا کہا ہے میری بچی کو؟ ابھی آئے اسے ایک دن نہیں ہوا اور تم اسے ڈانٹنے لگ گئے ہو۔ تہمینہ بیگم نے یشلا کے سر کو اپنے سینے پر لگاتے ہوئے غصے سے ارسال پاشا کی طرف دیکھا۔ ماں جی میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ارسال تو اب حیرتوں میں ڈوبا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ تو کیا اسے شوق ہے رونے کا؟ اور مجھے پتا نہیں تمہارا بلا وجہ غصے میں آ جاتے ہو۔ تہمینہ بیگم نے ارسال کو کہتے ہوئے یشلا کو چپ کروایا تھا۔ چلو میری بچی تم میرے کمرے میں آرام کرو، اسے تمہیں بعد میں پوچھتی ہوں۔ تہمینہ بیگم یہ کہتے ہوئے یشلا کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور یشلا نے گردن مڑ کر ارسال پاشا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ ونک کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لاتے اپنی فتح کا اعلان کر رہی تھی، اور وہی ارسال پاشا اپنا سر پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار تہمینہ بیگم نے ارسال پاشا کے ساتھ اتنی سختی سے بات کی تھی اور آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی ماں جب اس کی نہیں رہی اور یشلا کی اداکاری پر وہ دل میں اش اش کر اٹھا تھا۔ میڈیا پہ ہر جگہ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی، ہر نیوز چینل پر راؤ شہروز کی خبر پھیلی ہوئی تھی۔ یشلا کے کمرے سے جانے کے بعد ارسال پاشا کو کہاں آرام نصیب ہونا تھا۔ وہ موبائل اٹھائے ٹی وی لانچ میں آ گیا تھا۔ ٹی وی آن کرتی اسے جو خبر سننے کو ملی وہ ارسال پاشا کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لیگ پارٹی کے رہنما راؤ شمید کے بڑے بھائی کی آج 11 بجے موت واقع ہوئی۔ بہت سی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، یہ اچانک موت تھی یا کچھ اور۔ راؤ شہروز کے چھوٹے بھائی راؤ شمید کا کہنا ہے کہ وہ آج اپنے بھائی سے مل کر آئے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے اور ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ وہ خود اس صدمے سے پریشان ہیں۔ اب راؤ شہروز کی نماز جنازہ کے بعد ہی ہم راؤ شمید سے دوبارہ بات کریں گے، تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پوری خبر سنتے ہی ارسال پاشا نے ٹی وی بند کرتے فوراً جاوید کو کال ملائی تھی۔ راؤ شہروز کا جنازہ کب اور کہاں؟ جاوید سے پوچھنے کے بعد ارسال پاشا نے کال بند کر دی۔ راؤ شہروز کا نماز جنازہ عصر کے وقت رکھا گیا تھا۔ راؤ شہروز کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے اس کی باڈی نیلی پڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی بھی اس بات کو نوٹ کرتا راؤ شمید نے وقت ضائع کیے بغیر 3 سے 4 گھنٹے میں ہی اس کی تدفین کا بندوبست کر لیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے اوپر بلیک گلاسز لگائے میر ارسال پاشا جیسے ہی راؤ فارم ہاؤس پہنچا جہاں راؤ شہروز کی آخری رسومات ادا کرنی تھی۔ ارسال پاشا کو دیکھتے میڈیا کا رخ ارسال کی طرف ہو گیا۔ شہروز کی آخری رسومات میں ملک کے بڑے بڑے افسر، آرمی کے لوگ، بیوروکریٹ آئے ہوئے تھے۔ وہی ہر چینل اس فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ ارسال پاشا کے آگے جاوید تھا جو ہر میڈیا کے نمائندوں کو پیچھے کرتے ہوئے راستہ بنا رہا تھا۔ ارسال پاشا کو دیکھتے ہی راؤ شمید کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے۔ موقع اور وقت ایسا تھا کہ اسے چپ کر روزہ رکھنا پڑا۔ ارسال پاشا کچھ افسروں سے تعزیت کرتے ہوئے سامنے زمین پر بیٹھے راؤ شمید کے پاس آئے۔ بہت افسوس ہوا، یقین نہیں آ رہا کہ شہروز صاحب اتنی ینگ ایج میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ارسال پاشا کی آواز پر راؤ شمید نے اپنے چہرے پر دنیا جہان کی افسردگی لاتے اٹھ کر ارسال پاشا سے ہاتھ ملایا تھا، جس پر ارسال پاشا نے اپنے ہاتھ کی گرفت راؤ شمید کے ہاتھ پر مضبوط کرتے تھوڑا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ڈائن اپنے بچوں کو کھا جاتی، لیکن آج کرسی کے لیے کسی کو اپنے بھائی کو کھاتے دیکھ رہا ہوں۔ راؤ شمید جو پہلے اپنے چہرے پر افسردگی لیے کھڑا تھا، اس کا رنگ یکدم پیلا پڑا اور ساتھ ہی غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ مسٹر پاشا تم اپنی حد میں رہو ورنہ، راؤ شمید نے لفظوں کو دھیمے اور چبا چبا کر کہا تھا، ورنہ کیا مجھے بھی اسی طرح مار دو۔ دائیں طرف رکھی راؤ شہروز کی ڈیڈ باڈی کی طرف دیکھتے ہوئے ارسال پاشا نے دوبارہ راؤ شمید کی طرف دیکھا، جلدی دفنا دو اپنے بھائی کو، کہیں مزید زہر پھیل نہ جائے۔ ارسال پاشا نے شہروز کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے شمید کو جیسے دیکھا، راؤ شمید کی نظر بے اختیار شہروز کی طرف گئی تھی۔ افسوس اب بھی تم کہتے ہو کہ تم نے نہیں مارا، اگر ایسے ریئیکٹ کرتے رہے تو جلد پکڑے جاؤ گے۔ اور ہاں، میں یہاں افسوس کرنے کے ساتھ یہ بھی کہنے آیا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اپنے بھائی کو مار کر تم سارے کیس بند کروا دو گی، تمہاری بھول ہے۔ تمہارے اس بھائی نے میرا نام ماڈل ناز کے قتل میں کھلوایا ہوا ہے، تو میں اپنی بے گناہی تو ثابت کر کے رہوں گا، اس لیے کیس کو بند کروانے کا سوچنا بھی مت۔ اور ہاں، تم کافی ٹھنڈے پڑے ہو، جو آپ نے بچاؤ کے لیے کچھ پہن لو۔ ارسال پاشا کی باتیں سنتے ہی راؤ شمید کو اپنی پوزیشن، اپنی کرسی اور جان کی فکر ہو رہی تھی۔ ارسال پاشا اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آنکھوں پر دوبارہ گلاسز لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ راؤ شمید نے ہی اپنے بھائی کو زہر دے کر مارا۔ سوریا جو کچن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، اور ساتھ بیٹھی نور فاطمہ چائے پی رہی تھی۔ سوریا بار بار نور فاطمہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو کسی سوچوں میں گم تھی۔ بی بی جی ایک بات کہوں؟ سوریا کے بولنے پر نور فاطمہ نے کپ میز پر رکھا تھا۔ وہ بی بی جی ہمارے صاحب بہت اچھے ہیں، میں ان کے ساتھ 5 سال سے ہوں، جب سے وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے کوئی برائی نہیں دیکھی، نہ کوئی لڑکی کا چکر، نہ کوئی نشہ۔ سوریا اپنی سوچ کے مطابق نور فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ نور فاطمہ کو انیس کے بارے میں کسی نے غلط کچھ کہہ دیا تھا، اس لیے وہ انیس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک کہا سوریا تم نے، تمہارے صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں، غلط تو ہم ہیں اور غلط ہی رہیں گے۔ نور فاطمہ نے سر آہ بھرتے ہوئے کہا، نہ بی بی جی آپ کیسے غلط ہوں گی، آپ بہت اچھی ہیں، پیاری بھی ہیں،
पता है आपको, अगर कोई देख ले तो यकीन नहीं कर पाएगा कि आप इंसान हो, आप तो परी लगती हो। सुरैया नूर फातिमा की खूबसूरती को देखकर पहले दिन से ही हैरान थी कि कोई लड़की इतनी हद तक खूबसूरत भी हो सकती है। चेहरे की खूबसूरती क्या करनी सुरैया, जब दिल ही बदसूरत। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, इसलिए हम तुम्हारे साहब के लायक नहीं हैं। कभी तुमने दागदार दामन को पाक होते देखा है? नहीं ना। तो यही समझ लो हम एक दागदार दामन है जो कभी शफाफ नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत में दाग लग जाए तो वो सारी जिंदगी नहीं जा पाता, मौत ही क्यों ना आ जाए चाहे। नूर फातिमा एक लफ्ज पर नजरें जमाए कह रही थी, और सब बातें सुरैया के ऊपर से गुजरी थी, लेकिन किचन के बाहर खड़ा वजूद नूर फातिमा की एक एक बात को समझ चुका था। नूर फातिमा किचन से उठकर गार्डन में आकर बैठ गई थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अनीस घर आ चुका था। रात के 7 बज रहे थे, अभी तक नूर फातिमा बाहर गार्डन में मौजूद थी। बेगम किधर है? अनीस ने खाने के टेबल पर बैठते हुए पूछा। वो साहब जी, वो तो घर कब की बाहर गार्डन में गई थी, बुलाने बुलाने गई थी, लेकिन वो नहीं आई। फिर जाती हूँ, सुरैया ने जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहा। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। अनीस जो नूर फातिमा की बातें सुनकर सीधा अपने कमरे में चला गया। वो नूर फातिमा का इंतजार कर रहा था जो बेसुध था, और अब सुरैया के खाने पर बुलाने पर वो नीचे आया था। खाने के टेबल पर भी नूर फातिमा को ना पाकर वो अब खुद गार्डन में उसे बुलाने गया चला गया था। नूर फातिमा काले रंग की शलवार कमीज पहने और काला ही दुपट्टा सर पर ओढ़े कुर्सी की बैक पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। नूर फातिमा, खाना लग गया, अंदर आ जाओ। बस बहुत हो गया मातम, अब एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है, उसे मायूस मत करो। अनीस की आवाज़ पर नूर फातिमा ने आंखें नहीं खोली थी, लेकिन वो अपने पास खड़े वजूद को महसूस कर सकती थी जो उसके बहुत करीब था। नूर फातिमा ने जवाब न मिलने पर अनीस ने आगे बढ़कर उससे बाजू पर हाथ रखा ही था कि नूर फातिमा ने झट से आंखें खोल दी। एक नफरत भरी निगाह अनीस पर डाली थी, जिस पर अनीस का हाथ वहीं रुक गया था। आप हमें हाथ कैसे लगा सकते हैं? नूर फातिमा एक सेकंड से पहले कुर्सी से उठ गई थी। उन्हें अनीस नूर फातिमा की इस हरकत पर चौंक खड़ा था। नूर फातिमा, तमाशा बंद करो, शौहर है तुम्हारी, कैसी भी तू की बातें करे, और घर में नौकर मौजूद है, वो क्या सोचेंगे? अनीस ने अपनी खुद की हालत पर काबू पाते हुए कहा, तमाशा तो बन चुका है डॉक्टर साहब, अब आप किस तमाशे की बात करें? और हाँ, आप शौहर हैं, शौहर तो बन चुके हैं, लेकिन हमने आपको शौहर तस्लीम नहीं किया, और ना ही कभी करेंगे। नूर फातिमा ये कहते हुए रुकी नहीं थी, और अनीस वहीं अपनी इस मोहब्बत को जाता देख रहा था जिसके लिए इसने कितना इंतजार किया था, और अब उसे धुत काट कर चली गई थी। खाना साहब, खाना। अनीस सबको अपने कमरे में जाता देखते सुरैया ने पूछा। भूख नहीं है? समेट लो खाना, मुख्तसर सा जवाब देकर अनीस अपने कमरे की तरफ चला गया था। आप कहाँ गए थे बताए बगैर? यशला जब सो के उठी और अपने कमरे में गई तो वहां अरसाल पाशा मौजूद नहीं था। नाजिया से पूछने पर यशला को पता चला कि वो सोए नहीं थे, वो तो तब से ही बाहर चले गए थे। और जब अरसाल पाशा ने अपने कमरे में कदम रखा, सामने ही यशला सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। ओह, मैं भूल गया था कि मेरी एक अदद बीवी भी है अब इस घर में, अरसाल पाशा ने यशला को देखते हुए कहा। एक दिन में भूल गए आप मुझे? यशला के लहजे में बेयकीनी थी। भूला तो नहीं हूँ, बस मुझे लगा कि यहाँ कोई मेरी माँ जी की बेटी आई है, मेरी बीवी नहीं। अरसाल पाशा ने तंज करते हुए घड़ी उतार कर टेबल पर रखी। वो तो बस ऐसे ही आपसे छोटा सा मजाक किया था, ताकि आप देख लें कि माँ जी के नज़दीक कौन अहम है। आप तो सीरियस ही हो गए। यशला ने आगे बढ़कर अरसाल पाशा की बास्केट उतारते जैसे कहा। अरसाल पाशा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। तो फिर एक छोटा सा मजाक मैं भी कर लूं? अरसाल पाशा ने मुड़ते हुए यशला को अपनी बाहों की गिरफ्त में लिया था। क्या कर रही है? सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं हमारा। यशला ने हल्की सी मजाहमत की थी। वो मजीद अब अरसाल पाशा से पंगा नहीं लेना चाहती। तो क्या वाकई आप जाना चाहती हैं? अरसाल पाशा ने यशला के चेहरे पर से बालों को हटाते हुए उसकी आंखों में देखा था। वो मैं यशला अरसाल पाशा की बढ़ती गुर्बत में खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। क्या मैं कभी तो बात पूरी कर लिया, कभी तो खुद भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया कर। अरसाल पाशा ने कहते हुए यशला की गर्दन पर मौजूद दिल को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से नरमी से छुआ। वहीं यशला शाह के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। आपको कोई शक है मेरी मोहब्बत पर? यशला ने बड़े मान से कहते हुए अरसाल पाशा की शर्ट के बट कॉलर को ठीक करते कहा था। बिल्कुल भी नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन एक शक है मुझे। अरसाल पाशा की आंखों में शरारत उभर आई थी। वो क्या? यशला एकदम चौंकी थी। इसके हाथ अरसाल शाह के कॉलर पर रुक गए थे। आप मेरे कंधे तक कैसे आ गई? अरसाल पाशा की बात पर यशला ने दोनों हाथों से अरसाल पाशा को पीछे धक्का दिया था। आप बहुत बुरे, मैं आपसे अब नहीं बात करूंगी। यशला गुस्से से अपने पाँव में 3 इंच की पहनी हील जमीन पर पड़कती हुई कमरे से बाहर आ गई थी, और कमरे में मौजूद अरसाल पाशा की हंसी यशला को अपने कानों में सुनाई दे रही थी। रात ढल रही थी और एक ही कमरे में मौजूद दो नफूस अलग अलग अजियत में सांस ले रहे थे। अनीस लेटे हुए ही गर्दन मोड़कर फातिमा की तरफ देखा था, तो उसकी तरफ पुश्त के लेटी थी। एक गहरे सांस के साथ अनीस बेड से उठा था और साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर लेते हुए वो जाकर टेरेस पर खड़ा हो गया था। अपनी जिंदगी के गुजरे एक एक पल को वो सिगरेट के धुएं में उड़ा रहा था, जैसे वो अपनी खाला से नूर फातिमा की तस्वीर मांगने की जिद किया करता था। लेकिन कभी भी नूर फातिमा को उसे दीदार नसीब नहीं हुआ था, और जब दीदार नसीब हुआ तब मुकद्दर ने इसकी सारी खुशियां मुट्ठी में दबोच ली थी। सर्द हवा के आते झोंके नीस की रूह तक को सुकून दे रहे थे। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा, मुझे बात करनी होगी नूर फातिमा से, हर बात क्लियर करनी होगी।
सिरकर का धुआं हवा में छोड़ते अनीस ने एक नज़र अंदर बेड पर लेटी नूर फातिमा की तरफ देखा, जिसके बेआवाज आंसू आंखों से निकलकर तकिए में ट्रस हो रहे थे। अफसरदगी दोनों तरफ थी, दोनों को मोहब्बत की गहरी चोट लगी थी। एक सह रहा था तो दूसरा कबूल नहीं कर पा रहा था। सुबह की रोशनी फैलती अरजाल पाशा की आंख खुली थी। बेख्तियार नजर अपने पहलू पर गई थी, जहाँ यशला मौजूद नहीं थी। गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाते अरजाल पाशा ने कमरे का जायजा लिया था। कमरा खाली और वॉशरूम की लाइट बंद थी। जल्दी से उठते और जाल पाशा ने घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ सुबह के 7 बज रहे। दिल में अचानक सी बेचैनी बढ़ गई। यशला एक आवाज के साथ अरजाल पाशा ने अपने ऊपर से ओढ़ी चादर को पीछे करते बेड से उठा। परेशानी में सीढ़ियां उतरते हुए इसके कानों में यशला की हंसने की आवाज पड़ी थी, जो बुआ जी और तहमीना बेगम के साथ किचन में अरसाल पाशा के लिए कॉफी बनाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यशला की आवाज सुनती अरसाल पाशा ने गहरा सांस लिया था, जैसे अंदर तक सुकून सरायत करके हो। भला सुबह सुबह कौन कॉफी पीता है? अब ये स्ट्रांग बन गई तो? यशला चम्मच में कॉफी डाले उसे बड़े गौर से देख रही, जब इसके हाथ पर अरसाल पाशा ने अपने हाथ रखा था। अगर आप अपने हाथों से 2 चम्मच भी डाल देंगी तो भी ये कड़वी और स्ट्रांग नहीं होगी। अरजाल पाशा का लम्स महसूस करते हुए उसकी गंभीर आवाज सुनकर, जहां यशला का दिल धड़कने के साथ चौंक कर चेहरा मोड़कर इसकी तरफ देखा था, वहीं तहमीना बेगम ने सरसरी से नजर इन दोनों पर डालते मुस्कुराते नाश्ते की तरफ तवज्जो कर ली थी। बुआ जी तो जब अपने काम में मगन हो जाएं तो उन्हें आसपास की कहाँ खबर होती थी। अरजाल पाशा को अपने इतने करीब होता देखकर यशला के गाल सुर्ख पड़ रहे थे। अपनी कोहनी अरजाल के पेट में मारते हुए जल्दी से पीछे हटी थी। शर्म कर ले, माँ जी और बुआ जी हैं। यशला ने अपना दुपट्टा ठीक से सेट करते तहमीना बेगम के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अरजाल पाशा हैरत से यशला को देख रहा था। माँ जी, मेरी कॉफी अभी तक नहीं आई। अरजाल पाशा ने सीने पर हाथ बांधे कहा। तुम उठ गए हो? तहमीना बेगम ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो अभी अरजाल पाशा को देख रही थी। यशला ने बना दी होगी। तहमीना बेगम ने यशला की तरफ देखा, जो अपने सुर्ख चेहरे के साथ कॉफी कप में डाली उसे मिक्स कर रही थी। जी जी बन गई है, यशला ने कहते हुए जल्दी से कप अरजाल पाशा की तरफ किया। ठीक है, कमरे में ले आओ। अरजाल पाशा संजीदा चेहरे के साथ हुक्म देता किचन से निकल गया था। वो यशला कप हाथ में पकड़े खड़ी होती। ये जाओ यशला बेटे, बच्चे दे कर आओ। कभी कभी तो वो नखरे करता है। तहमीना बेगम की बात पर यशला सर असबात में हिला कर रह गई। उसे अब टेंशन थी कि इसने जो अरजाल पाशा को कौन मारी थी। वो इसने इसका जाविया बदला था, मुंह का जाविया बदला था। अब पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगा। सहमे दिल के साथ वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। कमरे का दरवाजा खोलते उसे अरजाल पाशा तौलिए से मुंह साफ करते हुए वॉशरूम से बाहर निकल आता दिखाई दिया। क्या आपकी कॉफी? यशला ने कॉफी का मग मेज पर रखते जैसे जाने को मुड़ी थी। अरजाल पाशा ने यशला का बाजू पकड़ते उसे अपनी बाजुओं की गिरफ्त में लिया था। मुझे लगा था कि आप बहुत मासूम हैं, आपको टाइम दूंगा तो आप हमारे रिश्ते के बारे में सोचेंगे, लेकिन लगता है मैंने गलत किया है। मुझे आपको टाइम नहीं देना चाहिए। आप तो मुझ पर वार कर रही हैं। अरसाल पाशा कहते हुए उसे अपनी गिरफ्त मजबूत में ले चुका था। माँ जी नीचे इंतजार कर रही है मेरा। यशला अरसाल पाशा की आंखों में खुमार देखकर जान गई थी कि वह खुद अपने फरार के सारे रास्ते बंद कर गई। माँ जी को आपका इंतजार नहीं, मुझे आपका इंतजार है। तो क्या मुझे आपका वक्त मिलेगा? अरसाल पाशा ने बात करते यशला के खुले ब्राउन बालों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। वो यशला अरजाल की गुर्बत में सांस भी मुश्किल से ले रही थी। वो भी कब चाहती थी कि वो अरजाल की मोहब्बत की छांव से दूर रहे। आज शाम तैयार रहना, हम बाहर खाना खाएंगे। अरजाल पाशा ने यशला को खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर यशला ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। राव शहरोज की तदफीन हो चुकी थी, रात गुजर चुकी थी, लेकिन राव शमीद को एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो एक खून का दरिया बहाकर अभी भी प्यासा था। मुझे पाशा की एक एक मिनट की खबर चाहिए। वो कब सोता है, कब जागता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, एक एक मिनट की समझे तुम। और अगर कोई कोताही की तो पाशा से पहले तुम्हारा नंबर आ जाएगा। राव शमीद ने अपने सामने खड़े तनवीर को कहा था, जिसने ताबेदारी से सर असबात में हिलाते हुए चला गया था। पाशा, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को ठोकर मारकर गुजर जाता हूँ, और तुम तो मेरे रास्ते के वो पत्थर बन चुके हो जो मुझे कुचल भी सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारा बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। राव शमीद अरसाल पाशा की बातें सोच सोच कर इसके अंदर आग भड़क रहे थे। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।